Hello friends, welcome to the Nursing Education and Recruitment Information Platform Pioneer Nursing Channel. Friends, हमारे चैनल पर अब तक जो मिले आपके रिस्पॉन्स है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो वीडियोस है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट की, वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ताकि जो भी हमारे सीनियर स्टाफ हो, हमारे कलीग्स हो, हमारे जो भी दोस्त जिनको एक इन्फॉर्मेशन की नीड होती है नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो उन तक पहुंच सके। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हाल फिलहाल के जितने भी एग्ज़ाम्स, नर्सिंग के एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनके बारे में हम एक हाईलाइट देखते हैं, उनके ऊपर एक की फीचर्स के तौर पर हम डिस्कशन करते हैं। एंड आपको बताता भी हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। सो इन फ्यूचर जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस या फिर जो भी क्वेश्चंस हम आसपास के हमारे जो स्टडी मैटर के अंदर जो हम स्टडी करते हैं उन्हीं में से पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, ओबीजी हो, रिसर्च हो, और अदर बिहेवियरल साइंसेस वाला सब्जेक्ट हो, ठीक है, या फिर एनी अदर पार्ट ऑफ आवर नर्सिंग, ठीक है। मतलब प्रोसीजर से रिलेटेड हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे पेशेंट ओरिएंटेड हो, किसी भी तरह का सब्जेक्ट मतलब क्वेश्चंस हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमें हमारे मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज के बेस पर ही स्टडी करने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड लंबर पंक्चर से रिलेटेड है। शॉर्ट वीडियो है, आपको स्टडी के अंदर हेल्प मिलेगी। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जैसा कि हमें पता है कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांस फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर इसकी काउंटिंग होती है, ठीक है। ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस जो है हमारी बॉडी के अंदर जो फोर वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, उनके अंदर लेटरल वेंट्रिकल्स यानी थर्ड एंड फोर्थ के अंदर, ठीक है, एक मोनोलेयर होती है, हाईली वेस्कुलराइज्ड मोनोलेयर एपिथेलियल सेल्स की जो होती है, ठीक है। वहाँ ये उसका बना होता है कोरोइड प्लेक्सस, और वहाँ से सीक्रेट होता है सीएसएफ, ओके, एट द रेट ऑफ। अब यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात यह है कि आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि रेट जो है सीएसएफ की प्रोडक्शन की, अगर मिनट्स के अंदर पूछे तो 0.5 ml पर मिनट, अगर आवर के अंदर पूछे तो 30 ml पर आवर, और अगर पर डे यानी 24 आवर्स का पूछे तो 720 ml पर 24 आवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ये एक रेंज या फिर एक ये वैल्यू है याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब मिनट्स में पूछे, चाहे आवर्स में पूछे, या पर डे के हिसाब से पूछे, आपका आंसर या आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए इस मैटर के अंदर, ठीक है। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वेंट्रिकल से कोरोइड प्लेक्सस से सीक्रेट तो हो गया, लेकिन अब इसको रीअब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है? अरेक्नोइड विलाई, ओके। वो सीएसएफ की अमाउंट को, जितनी बॉडी में हमारे बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, उतनी रेगुलेट करके अमाउंट को जो रेस्ट ऑफ द स्पाइनल जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको रीअब्सॉर्ब करके हमारी ब्रेन के अंदर उसे एडजस्ट करता, होम्योस्टेसाइज कर देता है, ओके। एंड जो आगे यूज में आने वाला जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो एग्जिस्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में एंड ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर, ओके। अब इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? क्लियर होती है, कलरलेस होती है, ओके। अब अगर हमसे पूछ ले जाए कि भी सेरेब्रोस्पाइनल का फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, एट अ टाइम, एक ही समय पर कितना होता है, तो वेराई कर सकता है ये 125 ml टू 150 ml के बीच में, ठीक है। मतलब कॉम्पिटिटिव गाइड्स जो भी आप देखें,
चाहे सॉन्डर्स हो, मॉसबी हो, सुडाट्स की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बुक हो, या एनी अदर बुक, ओके, एनी प्रीमियर बुक और एनी स्टैंडर्ड बुक, ओके, जो कॉम्पिटिटिव नर्सिंग्स की है, ठीक है, उनके अंदर आपको ये वेराई कर सकती है रेंज, ठीक है, लेकिन इतनी होती है 125 ml टू 150 ml के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो कंपोजिशन देख लेते हैं कि भी एक जो इसका नॉर्मल कंपोजिशन होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है, जो इंग्रेडिएंट्स हिंदी में बोले अवयव, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर क्या क्या नॉर्मल कंडीशंस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो WBC, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि WBC के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स जो WBC है लेस देन 5 पर मिलीमीटर क्यूबिक इन एनी सिचुएशन, ठीक है, अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर है तो ये नॉर्मल, इससे ज़्यादा होना इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फ्स को स्पेशली मैंने लिखा यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, अभी मैंने जैसा कि कहा था कि ग्रेनुलोसाइट्स जो कि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होती है, ठीक है, वो ग्रेनुलोसाइट्स होती है, ठीक है। और पॉलीमॉर्फ्स यानी कि एक से ज़्यादा, मतलब जो इनका न्यूक्लियस होता है डिवाइडेड होता है, बीन शेप्ड होता है, किडनी शेप्ड होता है और इरेगुलर शेप्ड होता है, ठीक है, और एक से ज़्यादा मतलब अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये पॉली यानी एक से ज़्यादा, मॉर्फ्स यानी स्ट्रक्चरल, इनके अंदर वेराइटी देखने को मिलती है, तो वो निल होता है, ठीक है। RBC नील होती है, नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, pH अराउंड 7.4, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.006 टू 1.007, ग्लूकोज 50 टू 80 इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब अगर ये आपको ग्लूकोज की रेंज पूछ ले जाए मिलीमोल्स पर लीटर के अंदर, तो ये होती है 2.8 टू 4.2 मिलीमोल्स पर लीटर। वही अगर प्रेशर की बात कर ली जाए तो CSF का नॉर्मली अगर प्रेशर पूछ लिया जाए तो 50 टू 175 मिलीमीटर ऑफ H2O, ओके। और वही अगर टोटल प्रोटीन की बात कर ली जाए कि CSF के अंदर नॉर्मल कंडीशंस में या नॉर्मली कितना प्रोटीन होता है टोटल प्रोटीन का, तो वो होता है 15 टू 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर पर 100 ml, डेसीलीटर यानी 100 ml, ओके। तो ये होती है नॉर्मली CSF की स्ट्रक्चर। अब अगर जैसे कि यहाँ अपन ICP भी देखते हैं कि भी ICP, ठीक है, अब ICP क्या, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ओके। अब ICP अगर कंसिस्टेंटली, मतलब ICP का मींस प्रेशर जो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, वो अगर ब्रेन के अंदर नॉर्मली जो रहना चाहिए उससे अगर अल्टर हो जाता है वैल्यू, अगर किसी भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी भी फिजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, मतलब न्यूरोफिजिकल डिसऑर्डर, ओके, या फिर केमिकल इम्बैलेंस के चलते, ठीक है, अगर किसी भी कंडीशन में ICP रेज्ड हो जाता है, मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है बढ़ जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के चलते, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा कि भी नॉर्मली जो अपन के, ठीक है, 5 टू 15 mm ऑफ Hg जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर रहना चाहिए, ठीक है, अगर उससे कंसिस्टेंटली अगर प्रेशर बढ़ता रहता है नॉर्मली जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो CSF के चलते है नॉर्मली कंडीशंस के अंदर जितना होना चाहिए यानी 5 टू 15, अगर उससे अल्टर होता है तो उसकी कितनी रेंज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि अगर माइल्ड की बात करें, माइल्ड लेवल ऑफ ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो वहाँ पे 16 टू 20 mm ऑफ Hg CSF का प्रेशर होगा, ठीक है, मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा, ओके। और वही अगर मॉडरेट लेवल की ICP की बात करें तो वहाँ पे 21 टू 30 mm ऑफ Hg इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा, ओके। वही अगर सीवियर लेवल की बात करें तो 31 टू 40 mm ऑफ Hg, और वेरी सीवियर जिसको अपन बोलते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, सबसे गंभीर स्थिति यानी कि वेरी सीवियर, तो वहां पे ICP होगा 41 mm ऑफ Hg एंड अबव, यानी 41 mm ऑफ Hg यानी मर्करी हाइड्रोजीनियम या उसके भी अबव लेवल का, ठीक है। तो ये है हमारे CSF के बारे में नॉर्मली कंपोजिशन और इसके ICP के ऊपर कितना हो सकता है नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। अब इससे आगे हम
जो दूसरे मतलब इससे को रिलेटेड एक प्रोसीजर होता है लंबर पंक्चर, उसके ऊपर हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि लंबर पंक्चर प्रोसीजर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन से पहले, डिस्कशन के बारे में जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि CSF का जो प्रेशर है, अब आपको अगर वैल्यू चेंज करके पूछे, ठीक है, मतलब यूनिट्स के हिसाब से, तो 50 to 175 mm ऑफ H2O दिया हो, यानी mm ऑफ H2O की जगह अगर 5 to 17.5 सेंटीमीटर ऑफ H2O दिया हो, या फिर अब ध्यान दीजिएगा मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजीनियम, ओके, mm ऑफ Hg के अंदर भी पूछा हो, तो अगर कहीं आपको 5 से 15 या 6 से 13 मतलब 6 to 13, मतलब आपको जैसे मैंने अभी आपको प्रोडक्शन के बारे में रेट का बताया था, ठीक है, मतलब मिनट्स, आवर और 24 आवर्स, वैसे ही वैसे ठीक उसी तरह mm ऑफ H2O, सेंटीमीटर ऑफ H2O या फिर mm ऑफ Hg, अगर किसी भी तरह की वैल्यू आपको पूछ ले किसी भी यूनिट के अंदर, तो आपको ये वैल्यू ध्यान में रखनी है। मतलब ये आपको चाहे इस mm ऑफ H2O में पूछा जाए क्वेश्चन, या सेंटीमीटर ऑफ H2O में पूछा जाए, या mm ऑफ Hg के अंदर पूछा जाए, आपको तीनों ही तरह की वैल्यू और तीनों ही तरह की यूनिट्स में ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें, अगर कन्वर्जन का रूल या फिर हमें फॉर्मूला पता हो, ठीक है, तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 1 mm ऑफ Hg जो होता है इज इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ओके, और 1 सेंटीमीटर ऑफ H2O इज इक्वल टू 0.74 mm ऑफ Hg। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए, क्यों? क्योंकि अगर आपको एग्जामिनर, ओके, अगर mm ऑफ H2O में पूछ ले और आपको हाइड्रोजीनियम की वैल्यू याद हो, यानी mm ऑफ Hg के अंदर याद हो, तो आप उस समय कन्वर्जन कर सकते हो इस फॉर्मूला के बेस पे, ठीक है। अब Hg का मतलब सो मेनी टाइम्स ये ध्यान में रखने वाला कि भाई Hg क्या, जैसे कि हमें पता है मरकरी पारा, ठीक है, तो हमें Hg यानी मरकरी पारा, यानी कि बॉडी लेवल पे जिस तरीके से CSF का प्रेशर है वो एलिवेट होता है, डिक्रीज होता है, होम्योस्टेसाइज रहता है, वो हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। जैसे कि ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, जैसे कि अगर हमारे सामने, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कि अगर टेम्परेचर के बारे में पूछ लिया जाता है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो हमें ध्यान में रखना होता है कि अगर सेल्सियस में दिया हो, ठीक है, तो हमें कन्वर्ट करना फ़ारेनहाइट के अंदर, तो यह हमें फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32, और वही अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9, ठीक है। मतलब इस तरीके से हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है वैल्यू के कन्वर्जन का फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं आगे कि भी लंबर पंक्चर होता क्या है। जैसे कि हमें पता है कि लंबर पंक्चर क्या, कि भी एक न्यूरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक पर्पस से किया जाने वाला प्रोसीजर है, ठीक है। सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर नीडल को इंसर्ट किया जाता है। अब सब एरेक्नोइड स्पेस, ठीक है, यहीं पे एग्जिस्ट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जैसे कि मेनिंजेस होती है 3, ओके, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायोमेटर, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को कवर किए रहती है, ठीक है। और अगर मेनिंजाइटिस की भी बात करें तो, ठीक है, बाय टर्म एंड डेफिनेशन, ठीक है, एरेक्नोइड एंड पायोमेटर का, ओके, अगर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है किसी भी मतलब बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या कंबाइंड या एनी अदर, ओके, फैक्टर से इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, तो उसे कहते हैं हम मेनिंजाइटिस, ठीक है। याद रखिएगा एरेक्नोइड एंड पायोमेटर, ओके ओके। और वही अगर एनसेफेलाइटिस की बात कर ले तो जितना भी ब्रेन पेरेन्काइमा है, ठीक है, इंक्लूडिंग मेनिंजेस, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एनसेफेलाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब आउटर टू इनर की तरफ, अब है ना, मतलब जो मेनिंजेस का सीरीज होता है वो इस तरीके से होता है, ड्यूरामेटर फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर, देन एरेक्नोइड एंड देन इनर साइड में पायोमेटर, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायोमेटर, DAP, ओके। अब यहां पे ध्यान रखना है कि सब एरेक्नोइड स्पेस, यानी जो एरेक्नोइड लेयर है उसके नीचे उस स्पेस से हम ये
CSF फ्लूइड जो है विड्रॉ करते। अब विड्रॉ किस किस पर्पज से करते, तो यहाँ पे बहुत सारे पर्पज है, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको काउंट करा देता हूँ ताकि अगर एग्जाम में आपको आ जाए तो आप उस ऑप्शन को अच्छे से पिक कर सके, चूज कर सके। बिफोर सर्जरी, जैसा कि हमें बताओ कि भी हमें अगर कोई सर्जरी करने होते हैं, फॉर एग्जांपल LSCS, ठीक है, या फिर बिलो द वेस्ट की कोई सर्जरी हो, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर बिफोर सर्जरी एनेस्थीसिया देने के लिए मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि बताओ कि भी अब अगर हमें सर्जरी करनी है तो लिग्नोकेन हम सब एरेक्नोइड स्पेस से ही देते हैं, ठीक है। स्पाइनल सर्जरी के अंदर भी हम मतलब सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर है लिग्नोकेन को इंसर्ट करते हैं थ्रू LP नीडल। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया टू डिक्रीज ICP। अब ICP बढ़ा हुआ है तो ICP डिक्रीज करने के लिए भी हमें जो CSF का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया उसको डिक्रीज करना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज माइलोग्राम। अब माइलोग्राम, माइलो यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो अबनॉर्मलिटी किस रीजन से ये फाइंड आउट करने के लिए हम माइलोग्राम टेस्ट करते हैं, ठीक। और भी कोई भी टेस्ट हो सकता है न्यूरोलॉजिकल, उसके पर्पज से टू डिटेक्ट सब एरेक्नोइड ब्लॉक। अब जैसे कि मैंने बताया है कि सब एरेक्नोइड स्पेस में ही ये एग्जिस्ट होता है। अब अगर ज्यादा बढ़ गया है, अब अगर CSF का प्रेशर ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो उसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है। तो अब ऑब्वियसली दिखती सी बात है कि कहीं पे ब्लॉकेज हुआ है तभी तो CSF का प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि ICP इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमें वो भी फाइंड आउट करना हो या और भी अदर कोई रीजन हो तो उस पर्पज से किया जाता है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस कंडीशंस में होती है, ठीक है, कुछ एनलिस्टेड है रीजंस, ठीक है। एग्जांपल्स, सस्पेक्टेड इन्फेक्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल एपिड्यूरल, ठीक है। अब ऐसा कोई इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि ट्रांसमिसिबल या फिर बहुत हाईली मतलब सेप्टिसेमिक कंडीशन वाला पेशेंट हो, उसके अंदर हमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये प्रोसीजर, ठीक है, हमें नहीं करना है, ठीक है, और मतलब डॉक्टर को असिस्ट नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट है क्रॉनिक बैकएक। अगर लंबे समय से स्पाइनल कॉर्ड कहीं से कंप्रेस्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहीं से भी हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉक्सिजियल, ठीक है, किसी भी प्लेक्सस के अंदर कोई भी नर्व या कोई भी नर्व रूट है या प्लेक्सस है नर्व्स का बंडल, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें वहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें वहाँ पे बैक एक यानी पेन, ठीक है, टर्म है सिमिलर टर्म, ठीक है। अगर वहाँ पे लंबे समय से कोई पेन है तो उस कंडीशन में हमें LP नहीं करना है। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि CSF के अंदर नॉर्मली कंपोजिशन के अंदर RBC नील होती है, जीरो होती है। अगर वहाँ पे किसी भी तरह की अगर RBC ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग के चलते अगर ICP रेज्ड है तो उस कंडीशन में भी हमें LP नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने लायक बात है। और सीवियर साइकेट्रिक और न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। अब सीवियर साइकेट्रिक यानी कि सिजोफ्रेनिक कंडीशंस हो गई या मेनिया वाली कंडीशंस हो गई या न्यूरोटिक अदर कोई प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया है कि कोई इन्फेक्शन की हो गई या फिर मेनिंगोसील है, ठीक है, उस कंडीशन से मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे रीजन बहुत सारे एग्जांपल्स बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो उन कंडीशंस के अंदर हमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब ध्यान में रखने लायक बात यह है कि अब आगे हम प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। प्रोसीजर करने के दौरान हमारे सामने अब आर्टिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो तरह की ट्रे होती है, एक होती है स्टेराइल ट्रे, ठीक है, जिसके अंदर LP नीडल के अंदर काम मतलब लंबर पंक्चर करने का अंदर काम में आने वाले गॉजेज, ट्रे, ठीक है, एंड अदर सपोर्टिव डिवाइसेस, ठीक है, वो स्टेराइल ट्रे होती है। वहीं अगर दूसरी तरफ एक क्लीन ट्रे होती है, क्लीन ट्रे के अंदर हमारे पास में बहुत सारे मतलब हमें बाउल चाहिए हो, मैकिनटॉश बिछाने के लिए चाहिए हो, ठीक है, पेशेंट के लिए अदर शीट्स चाहिए हो कवर करने के हिसाब से, एंड अदर कोई सपोर्टिंग डिवाइसेस की नीड हो, ठीक है, पेशेंट को हमें सपोर्ट करना हो, तो जितने भी अदर डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं क्लीन ट्रे के अंदर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के ऊपर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि पता हो हमें कि स्पाइनल कॉर्ड जो है L3 वर्टिब्रा तक आते आते एंड हो जाती है, तो लंबर पंक्चर किया जाता है इन एडल्ट बिटवीन L3 एंड L4 वर्टिब्रा, और वहीं अगर पीडियाट्रिक की बात करें तो L4 L5। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भी ऐसे अगर मतलब दिया नहीं हो एज ग्रुप कि भी आपको लंबर पंक्चर करना है, ठीक है,
इसको कहाँ से करेंगे? अब L3 L4 भी दिया हो ऑप्शन में और L4 L5 भी दिया हो, तो याद रखिएगा उस कंडीशन में आपको L4 L5 यानी कि यूनिवर्सली आपको आंसर L4 और L5 का ही चूज करना है। नहीं तो आपको अगर L3 L4 करेंगे तो इस तरीके से ये तो डिफरेंशिएटेड आंसर हो गया, यानी एडल्ट के पर्सपेक्टिव से सही है, लेकिन अगर पीडियाट्रिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो थोड़ा सा वेराई करता है आंसर, राइट। तो यहाँ पे अगर दोनों ही ऑप्शन दिए हो तो आपको L4 L5 को चूज करना हो, और अगर पर्टिकुलर एज के हिसाब से दिया हो तो एडल्ट के लिए L3 L4 और अगर पीडियाट्रिक के लिए हो तो L4 L5। अब ध्यान में रखने लायक बात यह है कि लंबर पंक्चर करवाते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने बताया अभी कि स्ट्राइल ट्रे होती है, ठीक है, एंड एक क्लीन ट्रे होती है जिसके अंदर क्लीन ट्रे में लिग्नोकेन एंड 3-वे अडेप्टर, ओके, एंड गॉज पीसेस एंड अदर जो भी हमारे सपोर्टिव डिवाइसेस की नीड होती है पेशेंट के लिए, वो साथ में मतलब दोनों ही ट्रे के अंदर मौजूद रहती है, ठीक है। स्टेराइल ट्रे के अंदर एल्पिनेडा एंड अदर्स सपोर्टिव डिवाइसेस जो कि एक स्टेराइल कंटेनर के अंदर स्टेराइल ट्रे में रहते हैं, एंड क्लीन ट्रे के अंदर ये अदर डिवाइसेस, ओके। अब पेशेंट को सी शेप्ड कर्व्ड पोजीशन दिलाई जाती है, यानी हेड को जितना फ्लैक्स कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर हेड को चेस्ट के टुवर्ड्स देखें और थाइज एंड लेग्स को अगर देखें, जितना आप चेस्ट के टुवर्ड्स ला सकते हैं तो उतना ही स्पाइन के बीच में गैप होता है, जिससे हमें एलपी नीडल इंसर्ट करने के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिलता है, तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के लेस देन लेस चांसेस होते हैं, ठीक है। वही पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमें ब्रीथ होल्ड करने के लिए कहना है, ठीक है, अगर पेशेंट हमारे कमांड को समझ सकता है। अदरवाइज अगर पेशेंट अनकोऑपरेटिव तो उस कंडीशंस में फिजिशियंस जो होते हैं पेशेंट को केमिकली रिस्ट्रेंट करने के बारे में कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात है कि रिस्ट्रेंट सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, केमिकल रिस्ट्रेंट भी हो सकता है, यानी मेडिकेशन के थ्रू पेशेंट को सेडेट करना, ओके, चाहे आप मिडाजोलाम दो, ओके, या फिर एनी अदर डाइजेपाम या कोई भी आप बेंजोडाइजेपिन या सेडेटिव मेडिकेशन है उससे देकर पेशेंट को थोड़ा सी शेप्ड पोजीशन में लाया जाता है, ताकि पेशेंट की स्पाइन जितनी अच्छे से कर्व्ड पोजीशन में होगी, स्पाइन के बीच में स्पेसेस होगा और लेस देन लेस इंजरी के होने के चांसेस रहेंगे। एंड पेशेंट अगर कमांड समझ सकता है तो उसे ब्रीथ होल्ड करने के लिए कहेंगे, ताकि हाइपर वेंटिलेशन के चलते जो एरर है, ठीक है, पेशेंट के जो डायग्नोस्टिक पर्पज से हम CSF निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू में एरर होने के चांसेस लेस देन लेस होते हैं, ओके। वही हमें, ठीक है, प्रोसीजर कर लिया, तो प्रोसीजर करने के बाद की बात क्या है, अब पेशेंट का सैंपल आपको निकाल लेने के बाद में प्रॉपर वे के अंदर उसको डॉक्यूमेंट करके उसको लेबल्ड करके पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, सीआर नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, किस पर्पस से निकाला गया है, ठीक है, कितने बजे निकाला गया है, ठीक है, वो सारा का सारा आपको एटसेट्रा और भी बहुत सारी जो हमें डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स है वो वहाँ पे एंटर करके या फिर मार्क करके हमें लैब में एज अर्ली एज इन अ प्रॉपर कंटेनर हमें स्टराइल वे के अंदर, क्लीन वे के अंदर हमें भेज देना है, ठीक है। अब उसके बाद की बात, ठीक है, पेशेंट को हमें फ्लैट पोजीशन में लेटाना है फॉर एटलीस्ट 12 to 24 आवर्स, ओके, क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, एलपी के बाद में उस जगह पे पेन होने के चांसेस होते हैं, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता है, रिड्यूस होता है, तो उस कंडीशन में एक तो पेशेंट को हमें फ्लैट लेटाए रखना है, ठीक है। एंड जब भी पेशेंट कॉन्शियस कंडीशन में आता है तो हमें पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना है, ठीक है, ताकि परफ्यूजन जो है, ठीक है, सेरिब्रल परफ्यूजन है, ब्लड का परफ्यूजन है, बॉडी का हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन्ड हो, ठीक है, नॉर्मली कंडीशन में रीस्टोर हो, होमेस्टेसाइज हो। तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को अगर ओरली ले सकता है लिक्विड तो हमें कोकोनट वाटर, ग्लूकॉन डी या फिर जो भी अदर क्लियर लिक्विड्स या लिक्विड्स है हमें देने हैं। और अगर पेशेंट है मतलब पेशेंट खुद से नहीं ले पा रहा हो, ठीक है, मतलब ओरली ड्रिंक नहीं ले पा रहा हो, ठीक है, जो भी क्लियर लिक्विड्स हम देते हैं वो नहीं ले पा रहा हो, तो उस कंडीशन में IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है। यूजुअली NS या RL एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन डॉक्टर आपके IV फ्लूइड वेराई कर सकता है, चेंज कर सकता है, DNS या NS आपको जो भी है, अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो DNS भी दे सकते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन के बाद में अब आगे क्या क्या होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, लंबर पंक्चर साइट पे, ठीक है। देखिए अगर वहाँ पे
प्रॉपर वे के अंदर, अब आपने सैंपल ले लिया, अब सैंपल लेने के बाद में अगर स्टेराइल ड्रेसिंग नहीं किए, यानी कि स्टेराइल गॉज एंड उसे कवर करने के लिए अगर आपने प्रॉपरली ल्यूकोप्लास्ट या फिर जो भी आपकी जो बैंडेजिंग या जो टेप है आपने उससे उस साइड को अगर कवर नहीं किया तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ होकर वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, मेनिंजेस से होते हुए ब्रेन तक पहुँच सकते हैं। मतलब इन्वेजन का मतलब बैक्टीरियल या अन्य अदर बायोलॉजिकल फैक्टर से इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली ड्रेसिंग करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि अगर हम बात करें कि भी पेशेंट को इसके चलते, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भी हाइपोटेंशन होने की चांसेस रहते हैं, तो उस कंडीशन में हाइपोटेंशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं चांस को पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके। ठीक है, हाइड्रेशन थेरेपी के थ्रू, अब वो चाहे ओरली हो चाहे आईवी वे के अंदर हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया कि भी सीएसएफ, ठीक है, सीएसएफ के बाद में उसका कंपोजिशन, ठीक है, लंबर पंक्चर प्रोसीजर की ब्रीफली डिस्कशन, ठीक है, और लंबर पंक्चर से रिलेटेड कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, प्रोसीजर्स, ठीक है, उसके पेशेंट की पोजीशन, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट की पोजीशन, ठीक है, एंड सैंपल भेजने का तरीका, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ और इम्पोर्टेंट मतलब हमारे नर्सिंग के पर्सपेक्टिव से ये जितना भी होल इंसिडेंस, जैसा कि मैं कहता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ कि आप नर्सिंग का कोई भी प्रोसीजर करें, ठीक है, आपको स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसीजर टू एंडिंग ऑफ द प्रोसीजर पूरा का पूरा 1 to 1 एक एक इवेंट आपको डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, जिससे आपके नेक्स्ट टाइम कोई भी डॉक्टर विजिट पे आता है, राउंड्स होते हैं, तो उस कंडीशन में आप ये बता सकते हो कि पेशेंट पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कोई भी हो, उसका सैंपल भेजा गया है, ठीक है, पेशेंट का सैंपल इतनी बजे भेज दिया गया, उसकी रिपोर्ट ड्यू है, ये आप डॉक्यूमेंट करके बता सकते हो। और आपका साथी स्टाफ नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर, जैसा कि हम शिफ्ट ड्यूटीज़ करते हैं, तो नेक्स्ट शिफ्ट में आने पर जो भी स्टाफ है, आप अपने कलीग को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये सैंपल है इस पेशेंट का भेजा गया है और उसकी रिपोर्ट ड्यू है इतनी बजे उस दिन आने की बारे में इंडिकेट किया गया है, हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं। ठीक है, तो आप जो डॉक्यूमेंट करेंगे उससे ये अच्छे से मैसेज कन्वे होगा, यानी रिटन डॉक्यूमेंट कंसाइसली एंड परफेक्ट वे के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आज हमने इसके बारे में जाना। ठीक है, पर्पस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आल्सो, एंड पोस्ट प्रोसीजर क्या क्या अवॉइड मतलब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके बारे में भी हमने देखा, और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने देखा। ठीक है, उसके बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे इंफॉर्मेशंस, ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, ऐसे ही रिक्रूटमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसा कि एक रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन अभी रिलीज़ की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वो है जितने भी हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, चाहे वो कैथ लैब टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ठीक है, तो उन सभी के अंदर एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। ठीक है, तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो RUHS की साइट से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स है जो वो भी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है, जिसका डिस्कशन मैंने लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है, तो ये जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है, जितना भी डिस्कशन है हमारी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे हमेशा करता आया हूँ, और हमेशा इसी के पीछे कमिटमेंट रहता है कि जितना भी हम इस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेटिव गाइडलाइंस, जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, जो भी हमारे लेटेस्ट के अंदर, ठीक है, वो हमने देखना है, हमें एग्ज़ाम में अटेंड करना है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमें उसके बारे में अप टू डेट करना चाहिए, और इसी एक पर्पज़ के साथ में मैं हमेशा आपके साथ में, मेरे वीडियो के ऊपर मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। जैसे कि अभी लेटेस्ट के अंदर, ठीक है, कुछ दिन पहले ही 2023 की इंटरनेशनल नर्सेज डे की थीम डिक्लेयर कर दी गई, अवर नर्सेज अवर हीरोज़, जिसके बारे में या जिसका जो हमने पिक है हमारी चैनल के कम्युनिटी पेज पर डिस्कस किया हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाकर अदर रिक्रूटमेंट्स के भी पिक्चर्स हम अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है,
तो बने रहिए हमारे चैनल पे इसी तरीके से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।